नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। तो मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। इस पूरे वीडियो में आज आप समझेंगे कि पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल डीप में हम समझेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार पियाजे की डेवलपमेंट की थियरी को इंक्लूड किया है, बट यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें, चाहे उनके स्टेजेस हों या उनके प्रोसेस प्रक्रियाएं हो, पूरी कंप्लीट वीडियो में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसके ऊपर भी जो है हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, इसके साथ ही अगर आपको रेगुलरली वीडियो से अपडेटेड रहना है तो वहाँ पे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके प्रेस फॉर ऑल कर दीजिए। तो इससे आपको जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए एक बेसिक सबसे पहले समझिए कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा है। चूँकि ये नोट से जो है मैंने खुद के सेल्फ रिटन नोट्स है, तो इस वजह से इस कारण से आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मुझे क्वेश्चन जिस टाइप से मिलता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एमसीक्यू जब सॉल्व करती हूँ तो जहाँ से मुझे क्वेश्चन आता है वो लगता है कि नहीं ये न्यू क्वेश्चन है, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। आप भी इस टेक्निक को अपने अगर आप नोट्स बनाते हैं कहीं भी, सिर्फ सीटेट का ही नहीं, आगे कहीं भी प्रिपरेशन करने के लिए भी, तो वहाँ पर इसको आप यूज़ करा करिए। जैसे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमें थियोरेटिकल पोर्शन में देखने को कम मिलते हैं, जबकि उससे आप देखेंगे एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करने जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है याद रहेंगी। तो जो ये कलेक्टिव मोनोलॉग है, तो ये पूछा जाता है कि जो आपका जीन पियाजे हैं, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है वो किस प्रकार से है। तो वहाँ पे आपको कई फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो वहाँ पे कलेक्टिव मोनोलॉग जैसे मतलब सामूहिक जो है, इसमें ये अपने हिसाब से बताए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पियाजे ने ये थियरी दी है ये किसी बाहर से रिसर्च करके नहीं दी है, अपने खुद के बच्चों पर ही इन्होंने ये रिसर्च को करा है और उसके आधार पे दिया है। ठीक, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम जीन पियाजे के बारे में भी हम जानते हैं कि वो आपके बायोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं, फिलोसफर भी कहे जाते हैं, उनको हम साइकोलॉजिस्ट तो कहते ही हैं, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। बट जो इनकी थियरी का मेन है, ये जो दो चीज़ें हैं यही इनकी थियरी का पूरा के पूरा जिस्ट बनाती हैं। सबसे पहला है आपका स्टेजेस जो कि 4 है, जिनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है SPCF से। नहीं, अगर आपको याद है तो आप इस वीडियो में भी याद हो जाएगा। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके साथ ही कुछ प्रोसेसेस दिए हैं, कुछ प्रक्रियाएं दी है इन्होंने, जैसे कि स्कीमा, समझेंगे क्या होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने दिया है। इसको भी आज के वीडियो में हम समझेंगे। जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे ये। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखना है। बाल मनोविज्ञान जो है उसके जो है फादर कहे जाते हैं कौन, जीन पियाजे। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर ही रिसर्च करी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इनको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है जिसे ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो पहला तो ये कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। क्यों कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब इनको संरचनावादी क्यों है भाई, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये बच्चों को क्या मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं। ठीक है, उसमें भी संज्ञान के ऊपर अधिक बल दिया है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसीलिए इनको हम कहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्यों कहते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हमेशा ये मानते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, पहली चीज़। दूसरी, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, खोज के, और थ्रू डिस्कवरी, किसके थ्रू करेंगे, डिस्कवरी के थ्रू। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू डिस्कवरी और बाय डिस्कवरी। नो नीड टू इंस्ट्रक्ट, चिल्ड्रन लर्न बाय देयर ओन। इनका कहना है कि भाई बच्चे को आपको ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बताओगे तभी, उनको इंस्ट्रक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से धीरे धीरे गलतियाँ करेंगे और फिर उस पर वो सही करने लगेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसको हम नन्हे वैज्ञानिक, किसने बच्चों को कहा है, तो वो कहा है जीन पियाजे ने उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना कि कोई भी चीज़ है उसको पूरा निकाल के खोल के देखेंगे, बिल्कुल बच्चों की प्रवृत्ति भी बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक,
अब देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके, एक तो आप आज आप पढ़ रहे हैं जो कि जीन पियाजे हैं, चाइल्ड कनेक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ नॉलेज। क्या कह रहे हैं ये कि जो बच्चे हैं ना वो छोटी छोटी जानकारियों को क्या करते हैं, सीखते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इसके साथ ही उनके खुद के ज्ञान की ना एक ज्ञान का एक संसार होता है कि वो कितनी चीज़ों को जानते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, उनके डिस्कवरी पे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा चाइल्डहुड एज में होता है तो उसको जो मन कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है, आप उसको करने दीजिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए, उसको बाउंडेड मत करिए कि तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तुमको ऐसे करना है, क्योंकि उससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। पियाजे हैं तो इनको हम रेडिकल या आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। इसके साथ ही सोशल नाम आएगा तो वाइगॉस्की की थियरी हमने पहले भी पढ़ी है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा की पूरा ये कोर्स आपका चलेगा, जिसमें कि जितना भी आपका है, चूँकि ये मेरे सेल्फ रिटन नोट्स हैं तो इस वजह से इसमें मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि अगर मैं उसको टाइपिंग करूँगी तो शायद ज़्यादा टाइम ले, इसलिए मैंने इसको ही रखा है अभी। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँ। हालांकि यहाँ पर भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ मिलेगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों लिखने का मतलब ये है कि आप दोनों में डिफरेंस कर पाएँ यहाँ पर, कि जैसे कि होगा कि अगर मैं आपको बता दूँगी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं तो क्वेश्चन में अगर आ गया, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं जो बच्चे, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट देखेंगे तो कहीं भी सोशल भी लिखा है तो आपने सोचा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट तो एक ही पढ़ा है, पियाजे को आप टिक कर देंगे, बट नहीं, पियाजे हमेशा एक रेडिकल या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संज्ञानवादी हैं। और इसी के साथ आप एक और थियरी आपके सिलेबस में है वाइगॉस्की की, जो लेव वी वाइगॉस्की, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। सोसाइटी, समाज, कल्चर जिनको हमने पढ़ा है ना, उस पर ये बहुत अधिक बल देते हैं। तो ये कौन है, वाइगॉस्की। अब इनके कुछ प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं, जैसे स्कीमा। क्या होता है भाई स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी आपके बहुत काम आएगी। जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक होता है, जैसे हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है, ठीक, हमारे नर्व सिस्टम है तो वो न्यूरॉन से मिलकर बने, ऐसे ही हर एक चीज़ की ना कुछ बेसिक बॉडी होती है। तो जो हमारी नॉलेज होती है ना, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेट होता है, उसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के अंतर्गत होता क्या है कि ये स्मॉल पैकेट्स या पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम सामान रखते हैं ना अलमीरा में, तो ऐसे ही मान लीजिए आपका दिमाग है, अब इसमें हमने छोटे छोटे सामान रखे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कुछ ऐसी है, उसको हमने एक रूप दे दिया है कि जैसे उसके बारे में कोई बोलता है तुरंत हमको याद आ जाता है। ये स्कीमा है कि जहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को हमने वहाँ पर रखा हुआ है। बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर सेट, मतलब जो सबसे बेसिक आपका जो मानसिक संरचना, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कुत्ता, तो आपके दिमाग में उसका एक कुछ आ जाएगा स्ट्रक्चर कि डॉग ऐसा होगा, 2 हाथ पैर 2 ऐसे होंगे। मैं कैट कहूँ तो उसके लिए आएगा, ह्यूमन बीइंग कहूँ या आपके किसी फ्रेंड का नाम ले लूँ, ठीक, अगर मैं आकांक्षा कह रही हूँ तो आपकी अगर कोई फ्रेंड वैसी होगी तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा वो ऐसा ऐसा है या ऐसी ऐसी है, ठीक। तो ये आपका क्या है, स्कीमा, कि जो भी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज से संबंधित जो बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर सेट है, दैट इज स्कीमा। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर एसिमिलेशन। देखिए हमने 2 चीज़ें यहाँ पे जाने की, एक एडेप्टेशन है आपका और एक एडेप्टेशन के अंतर्गत ये लोग आते हैं, जो आपका एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है। ये बेटर होगा कि आप इसको इंग्लिश में ही करिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों प्रक्रियाएं किसके द्वारा पूर्ण होती हैं, तो ये आपके एडेप्टेशन के द्वारा होती हैं। एडेप्टेशन जिसको हम समायोजन भी कह लेते हैं हिंदी में, तो इसके अंतर्गत ही एसिमिलेशन आता है और एकोमोडेशन आता है। अब ये ध्यान से समझिएगा, जो ये आपका स्कीमा है ना, जो ये स्कीमा है, अब मान लीजिए कि मैंने कुछ बनाया, मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, तो अब आकांक्षा को लेकर के मैंने बनाया कि ये मेरी फ्रेंड है। अब हो सकता है कि जब मैं किसी दूसरे स्कूल में गई या कॉलेज में पढ़ने गई तो वहाँ पे 2 आकांक्षा हो गई, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं कि मैं दोनों को डिफ़र करूँ, क्योंकि पहले से तो एक मेमोरी में फीड है, अब यहाँ तो कुछ और नया भी जानने को मिला। तो अब इसको अपडेट कैसे के थ्रू करेंगे, तो एडेप्टेशन के थ्रू अपडेट होगा स्कीमा। क्लियर, वही जो आपका बेसिक मेंटल सेट है, ठीक, स्कीमा अपडेट होगा। अब एडेप्टेशन क्या है भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका एसिमिलेशन, एक आपका एकोमोडेशन। अब सिंपल सी भाषा में समझिए, एसिमिलेट करना, मिलाना,
कोई भी नई नॉलेज आपको मिली, जैसे नई आकांक्षा मिली या फिर कोई नया ज्ञान आपको मिल गया, इसी मान लीजिए आपने पहले से नहीं जानते थे पियाजे की थियरी को, तो आपको नया ज्ञान मिला, आपने एसिमिलेट कर लिया, बट उस ज्ञान में कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, कोई करंट, जैसे होता है ना कि हम स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते रहते हैं बट लोग कहते हैं करंट को उससे अपडेटेड करिए अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो वो जो करंट का अपडेट हम करते हैं ना कि हाल ही फिलहाल में जो उसको लेकर के हुआ है, तो दैट इज़ योर एकोमोडेशन। वो क्या होगा? एकोमोडेशन। और उस चीज़ के बारे में जो आपने पहली बार जाना, दैट इज़ योर एसिमिलेशन। ठीक, क्वेश्चन जब पूछेगा, अभी हम उसको भी देखेंगे कि जब भी कहीं भी न्यू नॉलेज, न्यू कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, न्यू हमेशा न्यू रहेगा, तो वो एसिमिलेशन में जाएगा। अपडेटेड लिख दिया कि अपडेट करने से मोबाइल अपडेट होता है ना, फ़ोन अपडेट करते हैं, ऐसे तो नहीं है कि उस अपडेशन में हम नई मोबाइल लेकर आते हैं, नहीं, प्रीवियस नॉलेज को ही अपडेट करते हैं। तो अपडेट आ गया, या फिर आपके प्रीवियस नॉलेज में कह दिया कि कुछ नया ऐड करें, तो पहले से उपस्थित है वो नॉलेज तभी प्रीवियस में है, तो दैट गोज़ टू एकोमोडेशन। ठीक, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने स्कीमा में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, पहले से चली आ रही स्कीमा में मैनिपुलेट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, दैट इज़ योर एकोमोडेशन। एसिमिलेट में हमेशा न्यू रहेगा, ऐड न्यू नॉलेज, हमेशा नई चीज़ें रहेंगी। ठीक, याद रखिएगा, ऐड न्यू नॉलेज कहेगा तो आपका एसिमिलेशन होगा, ऐड न्यू अपडेट कह दिया तो एकोमोडेशन होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक आपका फ्लो चार्ट है, जैसे एसिमिलेशन है, तो देखिए इसको समझिएगा, 1 मिनट लगेगा। एसिमिलेशन है, हमने कोई नई नॉलेज को गेन कर लिया कि भाई पियाजे की थियरी ऐसी ऐसी होती है। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा हमेशा, क्लॉक के केस में आपने पढ़ा होगा, पेंडुलम, सॉरी ये मैं कुछ और ही बनाने लगी, पेंडुलम के केस में हमने पढ़ा होगा कि जैसे पेंडुलम होता है कि इधर से इधर फिर इधर से इधर जाता है, ऐसे पेंडुलम आपका, तो ये जो पेंडुलम आपका जाता है दैट इज़ इन द इक्विलिब्रेशन, कि ये क्या है कि ना तो उधर से ज़्यादा लटका है ना तो इधर से, मतलब वो बैलेंस है बिल्कुल। आप इसका मतलब समझिए 0 डिग्री होता है इक्विलिब्रेशन में, बैलेंस कंडीशन में कि हमने जितना पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नई सिचुएशन आ गई, नई सिचुएशन क्या आ गई भाई, पता लगा कि पियाजे में कुछ नए मॉडिफिकेशन हो गए इनकी थियरी में। अब करंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो अब यहाँ नई सिचुएशन आते ही देखते ही हमारा तो दिमाग तुरंत घूम गया कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इन दिस केस डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा कि अरे बाप रे, लो अब यहाँ पे दिमाग कन्फ्यूज़न कि यार वो क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा था, उसमें तो करंट का टॉपिक जोड़ दिया, या पियाजे का तो वो मैंने पोर्शन पढ़ा ही नहीं था। अब इस केस में फिर आप देखेंगे, किताब खोलेंगे, अपने यूट्यूब चैनल खोलेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, और उसको देखने के बाद तब आप उस नई नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज में, जो नई नॉलेज है आपने जो अभी अपडेटेड किया उसको जाकर के अपडेट करेंगे। और अपडेट किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस है इसका ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टेजेस में बिल्कुल टू द पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे, मेरा बिल्कुल भी ये कभी भी कोशिश नहीं रहता कि मैं आपको बल्क में पूरे के पूरे कंटेंट पढ़ूँ और यहाँ पे आके रीडिंग करूँ, उसको बताऊँ, नहीं, टू द पॉइंट पढ़िए, क्योंकि अभी की जो डिमांड है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, कि उसका जिस्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर लेंगे। समझ ज़रूरी है, रेदर देन कि आप बड़े बड़े जो है पैराग्राफ्स को लर्न करें, रिकॉल करें। ठीक है, वो हो भी संभव नहीं हो पाता। यही रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे जो है, सीटेट का पेपर सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, फिर भी बहुत सारे बच्चों का नहीं निकल पाता। उसके पीछे बेसिक रीज़न स्ट्रैटेजी ही होती है, क्योंकि हम बल्क में सोचते हैं कितना पढ़ लें, तो वो कितना नहीं, जो भी पढ़े उसको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ें, उसको आप अपने शब्दों में, जो आपकी कैलिबर है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, आपको जैसे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी अध्यापक आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद तत्पर ना हो किसी चीज़ को पाने के लिए, करने के लिए। ठीक, देखिए पहला स्टेज है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका 0 से 2 ईयर, मतलब 0 क्या मतलब जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, उसको सामने से जो चीज़ आपने रख दी कि जाओ उसको लेकर आओ, बस वो उतने पे ही जाएगा। बीच में अगर कोई नई चीज़ उसको मिल गई तो वो उसको उठा करके आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, उसको इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता है। चूँकि बच्चा जो है क्या है, अभी पैदा हुआ है, नाम ही क्या है इसका? सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी क्यों
नाम रखा गया है संवेदी, मतलब जो आपके सेंसेस हैं दे आर द टीचर्स इन दिस स्टेज, वही आपको बताते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। रिफ्लेक्स एक्शन, बच्चा अपने से क्या कर पाता है, सिर्फ हाथ पैर जो उसके बेसिक रिफ्लेक्स एक्शन है उन्हीं को इस स्टेज में कंप्लीट कर पाता है। इमिटेटिव बिहेवियर या डिफर्ड इमिटेशन, क्लियर। तो इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि बच्चा देखता है कि सामने वाला जिस हिसाब से कर रहा है वो उसी हिसाब से उसकी नकल करता है, डिफर्ड इमिटेशन करता है, इमिटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप बहुत नोटिस करेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, कि मम्मी अगर साड़ी पहन रही हैं या मेकअप कर रही हैं तो वो उस चीज़ को जो है जब अकेले होंगे या तो सामने करेंगे तो डांट खाते हैं, तो जब आप बाद में देखेंगे तो वो उसी प्रकार से बिल्कुल आकर के पीछे हूबहू चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में उनके अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। बड़े होने पर भी हम कॉपी करते हैं, इनफैक्ट इस स्टेज में भी हम करते हैं, बट हमें दिखता क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमें पता होता है कि हमें पहले बच्चे को ये नहीं पता कि सामने कर रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे, बट अभी हमारे अंदर क्या है, कुछ सोशलाइजेशन आ गया कि हम दूसरों के सामने हाउ टू बिहेव, कैसे करना है, क्या बात कहनी है, ठीक। तो इस वजह से हम अभी उस चीज़ को बाहर पोर्ट्रे नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम थ्रू इमिटेटिव बिहेवियर सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार रिपीटेटिव आता है, हमेशा याद रखिएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज की एक खासियत है, एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सेंसेस आर टीचर, ये तो आप बता ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डेफर्ड इमिटेशन इसी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, मतलब 2 साल के लास्ट होते होते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है वो आ जाता है। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस भी 2 तरीके से होता है, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। बच्चा इसको अचीव कर लेता है। आउट ऑफ साइट मतलब कोई चीज़ दृष्टि के सामने, नज़र के सामने, आंखों के सामने से हटी मतलब गायब, आउट ऑफ माइंड। और एक होता है कि दिमाग से ही चली गई। अभी तक क्या था कि बच्चे को अगर आपने दिखाया कि कोई मोबाइल या कोई चीज़ उसने लिया है, खेल रहा है, वो रो रहा है, तो आपने उसको कह दिया कौवा उड़, मतलब उस ऑब्जेक्ट चला गया। अब बच्चे के वो दिमाग से चली गई कि यार ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी, वो भूल गया। बट एट द एंड ऑफ दिस स्टेज उसको पता है कोई कौवा लेकर नहीं जाता है, कोई लेकर नहीं जाता, बस मेरे आँख के सामने से उसको छुपा दी गई है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस what we are talking about। so ऑब्जेक्ट परमानेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, तो सेंसरी मोटर का है, ये आपको याद रखना है अगर हम मोटे मोटा में बात करें। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल होता है, ये आपका जो है यहाँ पे मेंटल प्रोसेस, मतलब अब बच्चा 2 से 7 साल में सोचिए तो देखिए अब उसके अंदर धीरे धीरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको फर्दर हम 2 स्टेज में जो है बांट करके पढ़ते हैं। एक आपका 2 से 4, एक 4 से 7 वाला स्टेज होता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या इंट्यूटिव या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या इलॉजिकल रीजनिंग का स्टेज होता है। इंट्यूटिव मतलब जो आपके इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी पूछता है कि किस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थियरी को बहुत ध्यान से प्याजे की समझिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, अगर दोनों पेपर हैं आपके तो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन अकेले प्याजे की थियरी से आते हैं। तो भले टाइम लग रहा है, ध्यान से समझिए इसको। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज पर होता है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल पर होता है। इलॉजिकल रीजनिंग का स्टेज होता है कि बच्चे ने कुछ भी लॉजिक दे देना है, उसको उससे मतलब नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये स्टेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है 2 से 7 साल के बीच में बच्चे मतलब बिल्कुल फ्लुएंट हो जाते हैं बोलने में। कहाँ 1.5-2 साल से धीरे धीरे वो बोलना शुरू करते हैं, 2-3 शब्द वाले बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद इसके बाद वाली स्टेज में ही वो क्या करते हैं, कमांड उनकी लैंग्वेज पे अच्छी हो जाती है। अब देखिए, अब इसके बाद ये वो क्वेश्चन है जो कि भाई पूछता बहुत बार है एंड मैनी लर्नर्स कंफ्यूज और वो गलत करके आते हैं। प्याजे के अनुसार चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, अब अपने हिसाब से भरते रहिए। प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो सोचता पहले है, थिंक फर्स्ट। वो क्या करता है, सोचता पहले है, और डेवलप द लैंग्वेज लेटर, ठीक है, लेटर। उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा है, वो बाद में विकसित होती है। अब याद रखने वाली बात आपको ये है कि जब आप प्याजे को समझ रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग 2 चीज़ें हैं, एक आपका थिंकिंग है और एक आपका लैंग्वेज है। थिंकिंग जो है वो पहले आएगी, पहले नंबर पे, और जो लैंग्वेज है इसको इन्होंने माना है कि ये बाद में, कि जब बच्चा लैंग्वेज जो है सोचना सीख जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, क्योंकि जब वो सोचेगा तभी वो बोल पाएगा, ठीक है। ये प्याजे का कहना है कि जब आप किसी चीज़ को सोचेंगे तब बोल पाएंगे, और यही चीज़ उन्होंने बच्चे पे भी लागू करी है। देखिए अब आपका जो
स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है मतलब अगर आपने उसको बताया कि बर्फ़ से जो है उसको मेल्ट होकर वो पानी बन जाता है, तो पानी से बर्फ़ बनेगा, बच्चा इतना इरिवर्सिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, कि अगर 2 × 3 6 आया तो 3 × 2 भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ प्ले, यहाँ पे जो है 2 प्रकार के प्ले हैं, डिसेंट्रेशन एंड डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रेशन का मतलब क्या है, देखिए सेंट्रेशन ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब सेंट्रेशन जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है, अब बच्चे देख रहा है तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी को देख रहा है, सेंटर में होकर सिर्फ इसी को देख रहा है, और वो सोच भी रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग ही सोच रहा है। इसके अगल बगल के जो मल्टी एक्सपेक्ट होते हैं ना, इस स्टेज में बच्चा मल्टीपल एक्सपेक्ट पे पहुंच बनाने में जो है असमर्थ होता है। ठीक, ईगोसेंट्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ईगोसेंट्रिज्म इज द आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ईगो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें ईगोसेंट्रिज्म, जो आई की भावना होती है ना, मैं, उसकी भावना, उनके अंदर इस स्टेज पे जो है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता हो जाती है। क्लियर। प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री चाइल्डहुड एज या फिर टॉय एज के नाम से भी हम जानते हैं। एनिमिज्म का गुण होता है कि भाई मेरे पहले डॉल को या मेरे पहले जो भी उनका गुड्डा गुड़िया है उसको खिलाओ तब मैं खाना खाऊंगा। निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु समझने का कार्य करते हैं। एक एक्सपेक्ट से ज़्यादा बच्चा नहीं सोच पाता, जो अभी हमने देखा सेंट्रेशन वाली चीज़ों में। ठीक, तो ये कुछ खास चीज़ें थी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की। अब आते हैं थर्ड पे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल, कहीं कहीं 12 साल भी दिया हुआ है। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ठीक, और लेकिन वो जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में होगी जो क्या होगा आपका, जो आपका कंक्रीट होगा, जो उनको उनके सामने दिखाई दे देगा, उसी चीज़ के बारे में वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जितनी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो सब पढ़ सकते हैं, बट जो समझने वाली चीज़ें हैं जब आप कंसंट्रेट करके करेंगे तभी। और ये क्वेश्चन यहीं पे घुमाता है कि भाई लॉजिकल थिंकिंग तो कर ले रहा है, बट पहले वाले में लॉजिक दे रहा था प्री ऑपरेशनल, बट इलॉजिक दे रहा था, बट यहाँ पे लॉजिक दे रहा है, बट कैसे दे रहा है, कंक्रीट के थ्रू दे रहा है। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो रिवर्सिबिलिटी जो अभी पीछे तक नहीं आई थी, अब 2 × 3 जितना हो रहा है 3 × 2 भी उसके इक्वल होगा। ये बच्चे को पता हो गया है कि LHS = RHS कैसे होगा। इसमें CCS की क्वालिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को संरक्षित कैसे करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करना, ट्रायंगल को एक में क्लासीफाई करना, रेक्टेंगल को एक में, सर्कल को एक में, ट्रेपेजियम को एक में, रोम्बस को एक में, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे क्लासिफिकेशन करना वो सीख जाएगा। सीरिएशन, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसे, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसको 11-12 साल के लगभग तक आ जाती है। ट्रांसटिविटी, मूर्त चीज़ों को देखकर ही समस्या हल कर पाता है, जो मैंने आपको बताया कंक्रीट चीज़ों को देख कर। कभी कभी क्वेश्चन में ये लेटर लिखकर आ जाता है ट्रांसटिविटी, तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, कंक्रीट भी लिख के आता है, बट इनको थोड़ा पेपर अगर थोड़ा सा और लेवल बनाना है कि नहीं बच्चे को कंफ्यूज करे ही करें, तो ऐसे वर्ड को भी डाल देते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन मतलब वही डिफरेंस करना, क्लासीफाई करना। सीरिएशन असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देना। कंजर्वेशन की उसके शेप साइज में चेंज होने से उसके मैटर कंटेंट क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर एक लंबे ग्लास में पानी रखा है, अगर वो 1 लीटर है, तो अगर चौड़े में लेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, सिर्फ उसका क्या है, शेप और साइज़ चेंज हो रहा है। जो यूटेंसिल्स या बर्तन है, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले वाले को टॉय एज और चाइल्डहुड एज कह रहे थे, प्री चाइल्डहुड, इसको लेटर चाइल्डहुड या प्री गैंग एज, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अब स्कूल में उसकी जो है अपनी खुद के दोस्तों की ग्रुप हो जाती है, तो प्री गैंग एज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लास्ट वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आपके एडोलेसेंस तक चलता है। ठीक, एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, अब इसके आगे इनका 4 स्टेज इन्होंने दिया ही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये स्टेज में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का स्टेज कौन सा है, तो बिना सोचे समझे आपको इनको जो है
टिक करना है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का स्टेज आपका फॉर्मल होता है, गैंग एज होता है, यहाँ से डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। मतलब कि जैसे कि रूल्स के थ्रू एग्जाम्पल को क्रिएट करना, बच्चे के अंदर समझ विकसित हो गई है, जिन चीज़ों को आप सामने नहीं भी दिखाएंगे उन प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व करने में कैपेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी पाया था, बट वो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है। जैसे होते हैं ना कि जो इस एज में बच्चे होते हैं कि मुझे कैसे बोल दिया, ठीक है, तो ये इस स्टेज में थोड़ा ज़्यादा होती है। यहाँ से उनकी जो है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग भी आपकी जो है क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है उसमें यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, निश्चित देगा। अगर आपने समझा हुआ है तो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको बच्चे के अंदर एबिलिटी है, वह अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक इस प्रकार से जो है, इसमें देखिए एक चीज़ और है जिससे क्वेश्चन आता है कि बच्चे जो है ना अमाउंट में जो है ना एज एन एडल्ट, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है वो, और जैसे कि हम लोग हैं एडल्ट, अगर मान लीजिए और बड़े हैं, तो वो लोग जो सोचते हैं ना अमाउंट में, वो अमाउंट में जो है वो सेम सोचते हैं। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ थॉट जो है ना वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है उनका, कि जो एक बच्चा है उसका और जो एक एडल्ट है उसका। अंतर किसका होता है, अंतर होता है सिर्फ मात्रा का। ठीक है, मात्रा इन द सेंस क्वालिटी का अंतर होता है। आप अपने करियर से संबंधित चीज़ों को सोचेंगे, जॉब से संबंधित या फिर मैरिज से संबंधित चीज़ों को सोच रहे हैं, फैमिली से संबंधित इशू सोच रहे हैं, और बच्चे अपने खिलौने से, प्लेजर से संबंधित चीज़ें, टॉय से संबंधित, मतलब क्वांटिटी सेम है, अमाउंट आपका जो है वो जो है सेम है, सिर्फ उसका जो है तरीका दूसरा है कि आपका कंटेंट अलग अलग है। तो अमाउंट में उसका सेम रहेगा, क्वालिटी में वो अंतर करेगा। चाइल्ड एक डिस्कवरर लर्नर होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इनका भी मानना है कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन आपने पहले भी नाम सुना होगा। ठीक, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एनसीएफ का जो है आपके ये लर्निंग विदाउट बर्डन का ही, जो एनसीएफ 2005 हम पढ़ते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के, ये वहीं से लिया गया है। तो पियाजे का भी मानना था कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए, और टीचर ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, नॉट एज अ स्पून फीडर। चम्मच से खिलाने वाला टीचर नहीं होता है, टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, और जो बच्चा है उसका जो करिकुलम है वो किसी भी स्टेज पर स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेज पे अलग अलग करिकुलम बच्चे की नीड को देखकर बनाया जाता है। प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल इंक्रीजेज स्पीड टू लर्न। इसके साथ ही अगर हम कम स्टेज पे, चूँकि बच्चे को, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आपका थर्ड स्टेज था कंक्रीट ऑपरेशनल, वहाँ पे बच्चा कंक्रीट चीज़ों को देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा था, तो क्यों ना हम उसको वैसी चीज़ों को बचपन में दिखाएं जिससे उसकी लर्निंग और इन्हांस हो। तो ये भी एक तरीका है, देखिए, बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करने का। ठीक, इसके साथ ही क्या है, टीचर अराउज क्यूरियोसिटी थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज़। इसके साथ ही टीचर बच्चे के अंदर अच्छी अच्छी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन भी क्रिएट कर सकती हैं या कर सकते हैं थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज़। पहले से पूर्व नियोजित कार्य करके कुछ आज अच्छा कराया जाए, इस प्रकार से। कॉग्निशन, इतनी बार आपने सुना, क्या होता है भाई संज्ञान आपका ना एक हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स होता है, जिसमें कि आपके सोचने की क्षमता, समझने की, किसी चीज़ की मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ना पूरा की पूरा, ये सभी चीज़ें कॉग्निशन होता है। द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जो मेंटल स्किल्स है, जानना, दैट इज कॉग्निशन। चाइल्ड born with a mental or cognitive structure and attain maximum growth at the age of 14 to 15 year। हर बच्चे के अंदर एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि 14 से 15 साल की एज होते होते उसको अटेन भी कर लेता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो थिंकिंग है बच्चे की, पियाजे का कहना है, ये इस बात को याद रखिएगा, क्वांटिटी या अमाउंट में तो सेम होगी। अगर मैं 2 बिलियन थॉट, 2 लाख थॉट सोच पा रही हूँ तो छोटा बच्चा भी 2 लाख थॉट सोच पाएगा। अमाउंट में, क्वांटिटी में सेम रहेगा। अब एक को पढ़ के मत जाइए, बस क्वांटिटी पढ़ के जाएं, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है उसको आपके नंबर आपको देना ही होता है, मान लीजिए, बट फिर भी वो कभी कभी क्वांटिटी ना देख के अमाउंट ऑप्शन में दे देगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको पूछते हैं, एमसीक्यू पूछता है। तो क्वांटिटी या अमाउंट में सेम होता है, क्वालिटी और काइंड में अंतर होता है। जैसे मैंने काइंड में बताया ना, प्रकार में भिन्न होगा। हम अपनी जॉब से रिलेटेड सोचेंगे, देश के बारे में सोच सकते हैं, बट बच्चे को अभी उससे मतलब नहीं है, तो उसके डिफरेंट थॉट होंगे, हमारे डिफरेंट थॉट होंगे, बट जो थॉट का कंटेंट है ना, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो सेम होगा। 4 फैक्टर है
मेज से याद रखेंगे। पेपर में पूछा हुआ है कि प्याजे में ने इसमें कौन कौन से प्याजे के एलिमेंट्स भी कई बार कहे जाते हैं ये प्याजे के, तो मेज से आप याद रखिए MASE 2 से 3 बार बोलिए एलिमेंट ऑफ प्याजे हैं। पहला है आपका मैचुरेशन जिसको जैसे मैच्योरिटी हम गेन कर लेते हैं अप टू द एज ऑफ एडोलेसेंस 18 ईयर्स पे। हेरिडिटी, दूसरा है एक्टिविटी या एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है। तीसरा सोशल इंटरेक्शन जो ज़रूरी चीज़ें हैं। चौथा है इक्लिब्रेशन। काफ़ी बार पेपर में सोशल इंटरेक्शन से पूछा हुआ है कि किसमें से प्याजे का एलिमेंट कौन सा है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा है, 4 एलिमेंट है MASE आप याद कर लीजिए, आपको रिकॉल हो जाएगा। क्लियर? या फिर अगर आपको ये नहीं मेस नहीं याद होता तो आप इससे ईजी भी याद कर सकते हैं, आप इसको जो है सीमा याद रख सकते हैं। अगर आपको मेज़ नहीं, सीमा आई थिंक ज़्यादा बेटर आपका जो बन जा रहा है, तो सीमा भी आप याद कर सकते हैं। S स्टैंड फॉर सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक जो आपका अंतरक्रिया हो रहा है। E इक्लिब्रेशन है। M आपका जो है मैचुरेशन जो हेरिडिटी से रिलेटेड करता है। A आपका है एक्टिविटी एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ठीक है, तो सीमा आप याद रख सकते हैं। 4 फैक्टर हैं जो कि या 4 फैक्टर के 4 एलिमेंट्स के जो कि प्याजे की थियरी में बताए गए हैं। क्लियर? अब आइए कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि नहीं वो क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं लिख लेती हूँ। जैसे देखिए, प्याजे ने कहा है कि कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। जैसे अभी हमने पीछे भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि देखिए उनका मानना है कि पहले विचार आया। अगर पूछेगा कि पहले थॉट आया कि पहले लैंग्वेज आया, तो प्याजे क्या कह रहे हैं कि पहले तो विचार आया, पहले वो उसने सोचना शुरू किया, फिर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। अभी मैंने प्रीवियस में ही बताया आपको। तो कॉग्निशन जो संज्ञान है उससे भाषा का विकास होगा। किसने कहा? प्याजे ने। अगर संज्ञान अच्छा हुआ तो भाषा का विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सोचने समझने की क्षमता अच्छी रखते हैं तो जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो भी क्या होगा? बेहतरीन होगा। तभी आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी, तो भाषा भी आपकी उस हिसाब से बेहतर होगी। तो कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, न कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ये प्याजे के केस में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन में भी दे देता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक, वहीं वाइगॉस्की, इसके देखिए मैंने साथ में ही लिखा है कि अभी हम वाइगॉस्की को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इसको रखा हुआ है इसलिए ताकि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। वाइगॉस्की कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से मदद मिलती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक, वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं कि जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब बच्चा जितना बोलेगा, जितना चाहे खुद से बोले दूसरे से बोले, वो जितना अधिक से अधिक अपने आप को एक्सपोजर देगा उसका कॉग्निशन उतना बढ़िया होगा। ये कौन कह रहा है? ये वाइगॉस्की कह रहे हैं। बट प्याजे क्या कह रहे हैं? प्याजे ये कह रहे हैं कि भाई बच्चा जो है ना उसका अगर कॉग्निशन बढ़िया हुआ तब उसकी लैंग्वेज बढ़िया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब कॉग्निशन गया तो लैंग्वेज गया, कॉग्निशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं प्याजे। बट वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉस्की ये कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का अगर अच्छा हुआ तो कॉग्निशन अच्छा होगा। इन्होंने लैंग्वेज को पहले रखा है। ठीक है, बेसिक क्लियर करिएगा। लैंग्वेज वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाई प्याजे। दिस ये जो है ना, ये आपका लिखा हुआ है किसमें? जो एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जो क्वेश्चन है उसको तो आप ऐसे ही आपने इतना पढ़ लिया आप निश्चित कर लेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस फंसाते हैं, जो ध्यान से पढ़ने वाले भी लर्नर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आपके रिवीजन मांगते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार हर थियरी को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम टाइम पे आप पूरे के पूरे अपने जितना आपने सेट सॉल्व किया सबको आप कर पाएंगे, ये पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप प्रिपरेशन टाइम में आपने 15 से 20 भी सैम्पल पेपर अगर सॉल्व किए, उसमें से हर एक सैम्पल पेपर में सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट फिर भी 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे ना CDP के। अगर आप 60 में से देखें पेपर 1 पेपर 2, तो 5 से 10 ऐसे होंगे जो आपको न्यू मिले हैं। वो न्यू जहाँ जहाँ आपने टॉपिक को बनाया, जो भी नोट्स आप पढ़ते हैं वहाँ पे उसको राइट ज़रूर किया करिए, दिस विल हेल्प यू। तो प्याजे के द्वारा लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट किया गया, सभी हमने ऊपर देखा कि उन्होंने कॉग्निशन को ज़्यादा महत्व दिया है। लैंग्वेज विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा कहना है प्याजे का। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो हमने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो आपके प्री ऑपरेशनल का पार्ट है। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो कहा है इन्होंने, ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर आता है, तो एक ईगोसेंट्रिक स्पीच भी है। अभी इसके साथ आप वाइगॉस्की की एक प्राइवेट स्पीच को भी समझेंगे। तो ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है ना, प्याजे का कहना था कि जो ये बच्चा खुद से बोलता है ना,
वो किसी काम का नहीं होता है। बच्चा इससे सिर्फ और सिर्फ खुद पर से बात करता है, बट इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जबकि वाइगोस्की को अभी आप देखेंगे तो ठीक उसका उल्टा कहते हैं। बस उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच की जगह क्या नाम यूज़ किया है भाई, प्राइवेट स्पीच यूज़ किया है। ठीक है, निज वाक्य जो बच्चा खुद से बोलता है। तो महत्व किसने नहीं दिया, पियाजे ने नहीं दिया, लेकिन दिया किसने, वाइगोस्की ने दिया है। ठीक, पियाजे अंडरएस्टिमेट द ईगोसेंट्रिक स्पीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया है पियाजे ने, याद रखिएगा, जबकि वाइगोस्की ने काफ़ी महत्व को दिया है। स्कीमा आपका एडेप्टेशन के थ्रू अपडेट होता है, ये हमने पढ़ लिया है। एसिमिलेशन कहीं भी कहेगा तो न्यू नॉलेज कहेगा तो एसिमिलेशन होगा। मॉडिफाई, मैनिपुलेट, एडजस्ट, देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना आपके, मॉडिफाई, मैनिपुलेट, एडजस्ट, ये कहीं भी आएगा तो ये एकोमोडेशन होगा। स्टेजेस SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं आपके। देखिए कंजर्वेशन है आपका कि कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम साइज़ और शेप चेंज कर दें तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। क्लासीफाई कर पाएगा रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें, सीरिएशन असेंडिंग और डिसेंडिंग में वो कर पाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट पियाजे की थ्योरी थी, और ये मैंने इसमें क्वेश्चंस का भी इसमें इसीलिए इंक्लूड किया हुआ था ताकि आपको ये क्लियर अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि पियाजे की थ्योरी आज आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो तो बिना मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बिना कहे कर लिया करिए आप लोग। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।